चार क्वेश्चन बनेंगे इसमें। अच्छा सा राजभाषा के रूप में हिंदी का विकास हो गया। अब पॉइंट वाइज देखते जाओ, पॉइंट वाइज देखते जाओ। पहले लिखो राजभाषा किसे कहते हैं, ठीक है ना। पहले लिखो आप लोग, जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे राजभाषा कहते हैं। यानी भारत सरकार हो या हमारे देश में जो भी स्टेट गवर्नमेंट हो, जितने सरकारें, मतलब कहने का मतलब है कि पूरे भारत में जो प्रशासनिक व्यवस्था है या प्रशासन जो है वह जिस भाषा में काम करती है उस भाषा को हम राजभाषा कहते हैं, ठीक है ना। तो जिस भाषा में शासन का कामकाज संपादित होता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे राजभाषा कहते हैं। पहले डिफिनेशन हो गया इसका राजभाषा का, ठीक है ना। आगे लिखो, नोट करके लिख लो। अशोक के समय में पाली राजभाषा थी, ठीक है। ये पॉइंट नोट करके लिखना है इसको। अलग अलग पॉइंट लिखो आप लोग, अलग पॉइंट लिखो। राजस्थान में 11वीं से 15वीं शताब्दी के मध्य, 11वीं शताब्दी मतलब जैसे अभी कौन सा चल रहा है 2022 हम लोग का है, तो ये चल रहा है 21वीं शताब्दी चल रहा है, ठीक है ना। 21वीं सदी चल रहा है। वैसे ही 11वीं सदी से लेकर के 15वीं सदी के मध्य यह पता चलता है कि हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा थी। मतलब कहने का मतलब है कि जब खुदाई किया गया, ठीक है ना, उस समय तो पूरा लेखों या उसके माध्यम से ये पता चला कि 11वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक जो राजभाषा थी शासन प्रशासन की, उस समय राजाओं की जो भाषा थी वो क्या थी न, हिंदी और संस्कृत का मिश्रित भाषा, ठीक है ना, प्रयोग किया जाता राजभाषा में, ठीक है ना। तो क्या था, हिंदी मिश्रित संस्कृत राजभाषा उस समय की क्या थी, राजभाषा थी। आगे देखो, मोहम्मद गोरी से अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। हमारे भारत में बहुत मुस्लिम आक्रांताएं जो हैं वो क्या किए थे, शासन किए थे हमारे देश में, किए थे कि नहीं। तो वो जब मोहम्मद गोरी का शासनकाल से लेकर के अकबर के शासनकाल तक जो है वो भाषा जो था वो क्या था, तो भाषा था हिंदी भाषा था। वो किस रूप में, राजभाषा के रूप में था। तो मोहम्मद गोरी से लेकर अकबर तक हिंदी राजभाषा थी। आगे लिखो, अकबर के शासनकाल में ही मंत्री टोडरमल के आदेश से हिंदी भाषा के स्थान पर फारसी राजभाषा घोषित की गई। अब इसको लिखवाने का पर्पज ये है कि आप लोगों की जानकारी होनी चाहिए कि हिंदी कब कब राजभाषा रही है। तो मोहम्मद गोरी से अकबर तक तो रही, लेकिन अकबर के ही शासनकाल में क्या हो गया, वो हिंदी को हटा करके फारसी को जो है राजभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। ये ध्यान रहना चाहिए। टोडरमल के आदेश से क्या हो गया, फारसी राजभाषा घोषित की गई। आगे लिखो, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 ईस्वी तक फारसी को राजभाषा के रूप में बनाए रखा। कहने का मतलब है कि अंग्रेज जब आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुआ था, तो उसके बाद क्या हुआ कि 1833 ईस्वी तक जो शासन चला, उस शासन तक वो क्या किया कि फारसी जो भाषा अकबर के द्वारा लगाया गया था, लागू किया गया था, उसको कंटिन्यू रखा तक, उतना काल तक, ठीक है ना। कब तक, 1833 ईस्वी तक। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, कहेगी फारसी, क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देगा कि फारसी भाषा को कब तक राजभाषा रखा गया, तो 1833 तक, अंतिम तक। इसके बाद फारसी भाषा जो है ना राजभाषा के रूप में नहीं रहा है।
तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, फारसी भाषा को 1833 ईस्वी तक रखा। आगे लिखो, ब्रिटिश शासन में लॉर्ड मैकाले के द्वारा शासन की राजभाषा अंग्रेजी कर दी गई। ठीक है, यानी फारसी जब हटा तो उसके बाद क्या हो गया, कौन सी भाषा आ गई राजभाषा के स्थान पे, तो फारसी के स्थान पे कौन आ गया राजभाषा, तो आ गया अंग्रेजी आ गया मैकाले के समय। तो आप लोग से पूछेगा कि बताओ कि अंग्रेजी को राजभाषा के रूप में किसने सुशोभित किया, ठीक है ना, या लागू कराया, तो कौन था, लॉर्ड मैकाले। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। आगे लिखो, हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, हिंदी को राजभाषा और राष्ट्रभाषा बनाने के लिए राष्ट्रीय चेतना के द्वारा जोरदार मांग उठाई गई। ठीक है, यानी जब अंग्रेजी को जो है राजभाषा के रूप में स्थापित कर दिया गया तो क्या हुआ कि इसका बहुत ज्यादा विरोध होने लगा भारत में। क्या हो गया, विरोध होने लगा, तो एक राष्ट्र चेतना के माध्यम से, राष्ट्रीय चेतना के मतलब एक सब लोग मिल करके क्या करते थे, आंदोलन के माध्यम से, ठीक है, उसको राष्ट्रीय चेतना नाम दिया गया था। तो क्या करते थे कि हिंदी को जो है राजभाषा या राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए बहुत ज्यादा ही क्या हुआ कि प्रयास किया, जोरदार मांग उठाई गई थी। ठीक है, उसके बाद लिखो, देखो पंडित मदन मोहन मालवीय जो बीएचयू के संस्थापक हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसके जो संस्थापक रहे हैं पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो ऐसे देखो, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के प्रयास से वर्ष 1901 में, डेट याद रखना आप लोग, वर्ष 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा के रूप में हिंदी को उर्दू के समान अधिकार मिला। हिंदी को उर्दू के समान, यानी उर्दू का जितना सम्मान था उससे भी नीचे हिंदी का सम्मान रखा गया था उस समय। तो मालवीय जी के प्रयास से 1901 में संयुक्त प्रांत की कचहरी की भाषा में के रूप में क्या हुआ, हिंदी को जो है मतलब कचहरी की भाषा जो थी वो उर्दू को जो है, अभी भी उर्दू का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, तो उर्दू से भी क्या था, हिंदी को नीचे रखा गया था। इसलिए हिंदी का जो है भाषा उर्दू के समान करने के लिए मालवीय जी ने बहुत ज्यादा प्रयास किया, कम से कम उसके नीचे तो ना रहे। तो उनके प्रयास से क्या हुआ, 1901 में जो है वह अधिकार मिला कि कम से कम इसके समान होना चाहिए। ठीक, अधिकार मिला, कब मिला। अब क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ कि हिंदी को उर्दू के समान राजभाषा के रूप में अधिकार कब मिला, तो कब मिला था, 1901 में। किसके द्वारा, तो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ठीक, ये ध्यान रखना है। आगे देखो, भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सुझाया। सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ही क्या किया गया था कि हिंदी को जो है राजभाषा, भारतवर्ष की भाषा बोला दे, राष्ट्रभाषा के रूप में उसका सम्मान मिलना चाहिए, अधिकार मिलना चाहिए, इसके लिए प्रयास किया गया था पहली बार। आगे लिखो, लिख रहे हो ना आप लोग। संविधान सभा अदिति, हेलो, हाँ लिख रही हो ना, बोल नहीं रही है, हाँ लिखो, चलो कोई बात नहीं, सब बोल रहे हैं ना, रहे से क्या मतलब, लिखने का मतलब। देखो, संविधान सभा में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी
गोपाल स्वामी आयंगर ने प्रस्तुत किया। तो संविधान सभा में पूछेगा कि हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव सबसे पहले कौन किया था, तो वह थे गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर ने प्रस्ताव किया था कहाँ पे, तो संविधान सभा के अंदर। आगे लिखो, भारतीय संविधान में हिंदी को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है ना। क्यों मनाया जाता है कि इस दिन ही संविधान में जो है 1949 में राजभाषा का जो है अधिकार प्राप्त हुआ था। किसको? हिंदी भाषा को प्रदान की गई थी इसी दिन, इसीलिए इस दिन को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में। ओके, आगे लिखो। संविधान के अनुच्छेद 343 अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। तो आप लोग से पूछिएगा कि बताओ किस संविधान के किस अनुच्छेद में जो है राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि के बारे में उल्लेख किया गया है, तो हम क्या कहेंगे, तो अनुच्छेद 343, ठीक है, 343 में। आगे लिखो, संविधान के अनुच्छेद 344 में अनुच्छेद आर्टिकल 344 में राजभाषा संबंधित आयोग और संसद की समिति का उल्लेख किया गया है। यानी कोई आयोग अगर बनाया जाएगा राजभाषा के आधार पर, तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाया जाएगा, ठीक है। कौन समिति, संसद की समिति कोई बनाई जाएगी, तो किस राजभाषा के लिए, तो वह उल्लेख किया गया है किसमें, तो अनुच्छेद 344 में। आगे लिखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 344(1), ठीक है। 344 तो पहले हम देख लिए, 343 देख लिए, अब हम देखेंगे 344 का 1, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में 1 कर लो वहां पे बगल में, 344 आर्टिकल 344 लिख लो या अनुच्छेद लिख लो। अनुच्छेद 344 लिख करके बगल में ही लिख लो, ब्रैकेट में 1 कर लो फर्स्ट। रोमन में नहीं होता है। 1 के अनुसार, अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राष्ट्रपति ने 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन का आदेश जारी किया। समझ में आया बात? अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 344 में क्या पढ़े थे कि इसमें कहा गया है कि आयोग का और संसद समिति का गठन करने का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। इसीलिए 344(1) में ही क्या किया गया, इसका आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? तो राजभाषा के आयोग का गठन किया गया। तो 1955 में पूछेगा कि बताओ कि राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो 7 जून 1955 को, ठीक है ना। किस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया था? 344 के माध्यम से। किस अनुच्छेद में इस आयोग का गठन किया गया था? अनुच्छेद 344(1) में किया गया है, ठीक है। तो गठन का आदेश जारी किया 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग के गठन का आदेश जारी किया। किसने जारी किया? राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के पास ही पावर होता है। आगे लिखेंगे, संविधान के अनुच्छेद 344(4), जैसे 1 लिखे थे उसी 4, 344(4) के अनुसार राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच के लिए एक समिति गठित की गई। अब समिति का गठन भी बताए थे अभी, संसद समिति का गठन उसमें लिखा हुआ है ना 344 में, उसी के माध्यम से जो है 344(4) में जो है इस समिति का गठन किया गया। राजभाषा आयोग की सिफारिशों की जांच, यानी राजभाषा के आयोग जो है कुछ सिफारिश किया है कि हिंदी भाषा को ऐसे किया जाना, मैंने कोई भी सिफारिश किया हो तो उसका एक जांच की जाती है। जांच कौन करता है? तो संसद की समिति एक बनाई जाती है, संसद समिति के माध्यम से जांच किया जाता है। तो जांच करने के लिए भी एक उसमें क्या अनुच्छेद 344(4) में इसको रखा गया। तो एक समिति की गठन की गई, किसमें? 344(4) में। आगे लिखो, उसी में लिखना है, कॉमा करके लिखो, जिसमें गठित की गई, जिसमें लोकसभा के 20 सदस्य, लोकसभा राज्यसभा है ना, लोकसभा के 20 सदस्य तथा राज्यसभा के 10 सदस्य
इस समिति में सदस्य थे। अब आपसे पूछेगा कि बताओ कि जो पहली समिति जो गठन की गई थी 344(4) के अंतर्गत राज्यसभा के लिए, तो उसमें क्या करेंगे, किसमें, राज्यसभा के लिए करेंगे, राजभाषा के लिए, तो उसमें कितने सदस्य थे, तो टोटल कितना हो गया, 30 हो गया ना, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। आगे लिखो, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष बाल गंगाधर खरे थे। आगे देखो, राजभाषा आयोग के प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। राजभाषा आयोग के प्रथम बैठक 15 जुलाई 1955 को हुई थी। आगे लिखेंगे 1955 को। आगे लिखें, संविधान के अनुच्छेद 345 राज्य में प्रयुक्त होने वाले भाषाओं में किसी एक या हिंदी को, अभी समझाएंगे इसको, पहले लिख लो, एक या अनेक या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए, यानी शासन के भाषा के रूप में कहा रहा है, तो शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। छूटा तो बता देना अदिति, कोई लिख नहीं रहा है, तुमको मिलेगा फिर। हाँ ठीक है, हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकृत करने से संबंधित है। बात समझना इसको, ठीक है ना। 345 जो अनुच्छेद है उसमें यह कहा गया कि राज्य, देखो हर राज्य को जो है वहां पे हिंदी को नहीं कहा जा सकता है कि हिंदी ही आप अपना शासकीय भाषा रखें। उसके अलावा, जैसे हिंदी तो रखना ही है, उसके अलावा आप दूसरा भाषा रख सकते हैं, जिससे वो आपके लोकल भाषा हो, जैसे कहीं जो तमिल है तो तमिल भाषा रख सकता है, ठीक है, तेलुगु है तेलुगु रख सकता है, जैसे बंगाली है बंगाली रख, ऐसे मतलब स्टेट के लिए भी एक ऐसा काम किया गया कि स्टेट अगर चाहे, राज्य चाहे तो ऐसा काम कर सकता है, वहाँ के एक अधिकार दे दिया गया। चाहे तो वह एक से अधिक भाषा कर सकता है, एक भाषा कर सकता है, या हिंदी ही रहने दे सकता है, वह शासकीय भाषा बना सकता है। ठीक, ये अधिकार मिला अंगीकृत करने से, यह मतलब 345 में इसका उल्लेख किया गया इसके करने के लिए। आगे देखो, संविधान के अनुच्छेद 346 के अनुसार 346 के अनुसार एक राज्य तथा दूसरे राज्य के मध्य तथा राज्य और संघ के मध्य संचार की भाषा, बात करने की भाषा, ठीक है ना, संचार करने की भाषा वही होगी जो उस समय संघ की राजभाषा होगी, कहने का मतलब यह है कि 346 के अनुसार यह कहा गया कि मान लो कि बिहार है और उत्तर प्रदेश है, ये दोनों राज्य अगर बात करना चाहे मतलब क्या, लिखित रूप से भी होता है बात और ऐसे भी बात होती है, तो ऐसे लिखित रूप से ही माध्यम से माना जाता है। तो भाषा, जो संचार करने की जो भाषा होती है, वह ये नहीं कहें कि हमारा तेलुगु है तो तेलुगु में आप बात करें, ठीक है ना, हमारा बंगाली है तो बंगाली में बात करें, हम इंग्लिश में बात करते हैं तो आप इंग्लिश में संवाद करेंगे तो इंग्लिश में करें, ऐसा नहीं। वो माना जाता है कि भारत की क्या भाषा है उस समय, तो भारत की राजभाषा क्या है, हमारा हिंदी है ना, तो हिंदी ही प्रभावी होगा वहां पर, ठीक है ना। अपना लोकल लैंग्वेज स्टेट नहीं फॉलो उसका लागू करा सकता है, ठीक है, तो उस समय क्या होगी, वह हिंदी में ही संवाद हो सकता है या संचार हो सकता है। ठीक, ये ध्यान वाली बात है। ये 346 में दिया गया है। 347 संविधान के अनुच्छेद 347 में लिखो, 347 लिखो, संविधान के अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की अभी समझाएंगे, पहले लिख लो, लिखना है तो, किसी राज्य की जनसंख्या के, हिंदी चल रहा है, हिंदी का विकास चल रहा है, जनसंख्या के किसी भाग द्वारा चैप्टर नहीं है,
347 में जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध किया गया है। विशेष उपबंध किया गया है। हो गया अदिति, बोलते जाना, तुम सिर्फ हाँ अकेले लिख रही हो, बोलते जाना जल्दी जल्दी। आगे बढ़े। संविधान के अनुच्छेद 348 में छूट गया क्या? आगे बढ़े ना। संविधान के अनुच्छेद 348 में उच्चतम न्यायालय कौमा उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों विधेयकों आदि के प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख है। अब 348 अनुच्छेद जब पढ़ोगी तो उसमें बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय की क्या भाषा होगी, उच्च न्यायालय की क्या भाषा होगी, अधिनियमों की क्या भाषा होगी, विधेयकों की क्या भाषा होगी, आदि के बारे में बताया गया है उसमें, ठीक है ना। बस इतना याद रखना है कि उच्चतम न्यायालय, पूछ देगा क्वेश्चन में तुमसे कि उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की जो भाषा के बारे में उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था। आंसर क्या होगा? ये पॉलिटी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पॉलिटी में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हिंदी में भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर हिंदी में नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ भी सकता है, ऐसा ध्यान में रहे, ठीक है ना। अधिनियमों की भाषा पूछेगा, अधिनियमों की भाषा किसमें उल्लेख किया गया था? क्या बोलोगे? अनुच्छेद 348 में, ठीक है। ऐसे विधेयकों की भाषा क्या होगी? तो अनुच्छेद 348 में उल्लेख किया गया, बस सीधी बात। आगे लिखो। संविधान के अनुच्छेद 349 में भाषा संबंधित विधियों के अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। विशेष प्रक्रिया का उल्लेख हुआ है। आगे लिखो। छूट जाएगा तो बता देना, नहीं छूटेगा तो लिखते जाओ। संविधान के अनुच्छेद 350 में शिकायतों को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख हुआ है। अब शिकायत के लिए हम कहीं आवेदन दे रहे हैं तो उसके लिए हमको कौन सी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसका भी उल्लेख किसमें दिया है? तो अनुच्छेद 350 में दिया है। अनुच्छेद 350 में दिया है। आगे लिखो। संविधान के 350 क में अनुच्छेद 350 क में प्राथमिकतर स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं का उल्लेख हुआ है। अभी नया शिक्षा नीति जो आई है हमारे भारत में, तो उसमें क्या कहा गया? नया शिक्षा नीति में यह कहा गया है कि जो पढ़ाई होनी चाहिए, बेसिक शिक्षा जो होती है, उसको पढ़ाया जाएगा। हमने 5 क्लास तक जो क्लास होगी वो बेसिक लैंग्वेज में भी पढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। यानी जहाँ तमिल है, तेलुगु है, ऐसे है, भोजपुरी भी है तो भोजपुरी में पढ़ाया जा सकता है। ऐसी भाषा मतलब लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने के लिए अनुमति मिली, उस शिक्षा नीति में कहा गया। तो उसका उल्लेख कहाँ मिलता है हमको? मातृभाषा में शिक्षा का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो 350 क में मिलता है, ठीक है। आगे लिखो। संविधान के 2 पॉइंट और है, बस उसके बाद खत्म। संविधान के अनुच्छेद 350 ख में भाषाई अल्पसंख्यकों के वर्ग के लिए राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। राष्ट्रपति द्वारा विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उल्लेख हुआ है। यानी अल्पसंख्यक मतलब क्या है? कि सबसे कम जो भाषा बोली जाती हो, ठीक है ना, उसको अल्पसंख्यक बोल रहा है यहाँ पर। आगे लिखो। संविधान के 8वीं सूची में, 8वें सूची में, ठीक है ना, संविधान के 8वें सूची में अनुच्छेद ब्रैकेट में कर लो, अनुच्छेद 344 वन से, अनुच्छेद 344 वन से है, 344 वन और 351 में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। कितनी भाषाएं हैं? अभी संविधान के अनुसार देखा जाए तो 22 भाषा को जो है सम्मिलित किया गया है संविधान में। कौन 22 भाषा में लिखवा दूंगा, बाद में लिखवा देंगे, पॉलिटी जब पढ़ाएंगे तब, ठीक है। तो 22 भाषाएं जो है सम्मिलित किया गया है। ये हमारा आज के लिए क्लास इतना ही, और फिर कल क्लास चलेगा।